हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका ACCA का प्रोफेशनल लेवल में जो SBR एग्ज़ाम है उसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमने आज शुरू करना है वो करना है परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। चैप्टर नंबर 3 है आप लोगों की बुक में, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में हम टोटल 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो करेंगे IAS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। नेक्स्ट IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज और लास्ट बट नॉट द लीस्ट IAS 34 इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज के लेक्चर में मैं आपका स्टार्ट करूंगी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। सबसे पहले समझते हैं कि ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आपका किस बारे में बात करता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बात करता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। मतलब आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से बनाओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड की गई हैं। दूसरा, फिर इनका फॉर्मेट कैसा है, और इनको हम जब बनाते हैं तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें फॉलो करने हैं। तो ये सारी चीजें हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन्होंने क्या बोला, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। मतलब देखो, जब भी मैं वर्ड बोल रही हूँ ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो मैम क्या उसमें सिर्फ बैलेंस शीट और P&L ही आएंगे? राइट आंसर इज नो रजे, उसमें ये सारी सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी। कौन कौन सा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं आपको पता होगा, बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि आपकी बैलेंस शीट। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आपको पता होगा जिसको हम सोकी भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। रजे, इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हम क्या लिखते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं इक्विटी के, आइदर इट इज शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स और अदर रिजर्व्स, जो भी हैं उसमें ड्यूरिंग द ईयर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो हम चेंजेस को एक स्टेटमेंट में समराइज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, जो हमारा वन ऑफ द सेपरेट चैप्टर है। एंड नेक्स्ट है अकाउंटिंग पॉलिसीज, नोट्स या डिस्क्लोजर्स। ये कंप्लीट सेट जब हम इकट्ठा रखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी मैं वर्ड बोल रही हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट डजंट मीन कि आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट और P&L ओनली। ये सारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहला क्या है रजे, आपका एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, देखो एसेट्स का मतलब IAS 1 says that an entity must classify an asset as current on the statement of financial position. Okay, यहाँ पर इन्होंने किससे स्टार्ट किया, करंट एसेट से और नॉन करंट एसेट से। लेकिन एसेट्स का अगर मैं मीनिंग देखूं तो क्या होगा, हमारा जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसमें एसेट का मीनिंग क्या दे रखा है। एसेट का मतलब हुआ कि आपका एक ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स, आपका एक ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है, जो आपके कंट्रोल में है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट इसमें मुझे चाहिए, इट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। सेकेंड थिंग,
ठीक है। तो इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, समथिंग थ्रू विच वी कैन अर्न इनकम। अब जैसे क्या है, मेरे पास ये लैपटॉप है, इसके जरिए मैं आपको क्लासेस दे रही हूँ, ये मेरा इकोनॉमिक रिसोर्स है, मेरे कंट्रोल में है। सामने वाली बिल्डिंग है, वो एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, वी कैन अर्न इनकम थ्रू दैट बिल्डिंग, बट वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो मैं एसेट नहीं करूंगी नोट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ओके सो IAS1, अब देखो एसेट जो है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है। कौन से दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है? फर्स्ट इज करंट एसेट्स एंड नेक्स्ट इज नॉन करंट एसेट्स। फर्स्ट इज करंट एसेट, नेक्स्ट इज नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हम ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल को क्या कहते हैं। क्या होती है एक बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल। सो देखो, हम बिजनेस जो है वो नॉर्मली कैश से शुरू करते हैं या ऐसा कह लो बैंक से शुरू करते हैं, है ना। अब ये जो कैश या बैंक हमारे पास बैलेंस आया है, ये हम आइदर लोन के द्वारा ले सकते हैं, लायबिलिटी, या फिर इक्विटी हमारा खुद का पैसा हो सकता है ना। तो आइदर वी कैन इन्वेस्ट इन द बिजनेस थ्रू इक्विटी, मेरा पैसा, या फिर लोन के द्वारा। ओके ठीक है, तो उस पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे। रजत, जब हम ये कैश और बैंक से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला, जैसे मान लो मैं नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करती हूँ, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? अपना रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, अपना रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। अब ये जो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा रॉ मटेरियल कैश में परचेज करेंगे। कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होगा जो क्रेडिट पर भी परचेज करेंगे, तो उससे मेरे पास क्या आ जाएंगे? साथ के साथ क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे, है ना। अब देखो, मेरे पास इन क्रेडिटर्स के द्वारा रॉ मटेरियल का स्टॉक आ गया या कैश बैलेंस के द्वारा रॉ मटेरियल का स्टॉक आ गया। तो अब इसके बाद मैं बैठ तो जाऊंगी नहीं, इसके बाद क्या करूंगी? मैं प्रोडक्शन ऑपरेशंस कैरी आउट करूंगी, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करूंगी फिनिश गुड्स में, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्शन ऑपरेशंस है, ये हम किसकी मदद से कैरी आउट करेंगे? रजे, ये हम कैरी आउट करेंगे मशीन्स के थ्रू, है ना। मशीन्स के थ्रू, कुछ लेबर भी हो सकता है एम्प्लॉय कर दूं मैं, कुछ लेबर भी हो सकता है एम्प्लॉय कर दूं। तो मेनली मशीन्स के थ्रू ये प्रोडक्शन ऑपरेशंस कैरी आउट होंगे। उसके बाद क्या होगा रजे? उसके बाद प्रोडक्शन ऑपरेशंस कैरी आउट होने के बाद हम लोग रजे फिनिश गुड्स हमारे पास बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। अब उसके बाद क्या हुआ? मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन की, फिर फिनिश गुड्स आ गए। अब फिनिश गुड्स को हम क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि जैसे इधर मशीन से फिनिश गुड्स निकले उधर सेल हो गए, ऐसा तो होगा नहीं। हम इसको कुछ टाइम स्टोर करेंगे, है ना, जिसमें हम वेयर हाउस रेंट वगैरह पे करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस इनकर होंगे। फिर उसके बाद ये सेल होंगे। अब लेट्स से सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं कि मेरी जो सारी सेल हुई है वो क्रेडिट पर हुई है। इसका मतलब इस सेल से मेरे पास क्या आएगा? डेटर्स आएंगे, एंड देन फाइनली डेटर्स विल रियलाइज इन कैश। तो ये क्या हो गया? ये पूरी साइकिल बनी। मैंने बिजनेस किससे शुरू किया था? मैंने बिजनेस शुरू किया था कैश से, और एट द एंड में किस पर आ गई? कैश पर आ गई। अब अगेन ऐसा तो है नहीं कि ये साइकिल मैं एक ही बार चलाऊंगी बिजनेस में, बार बार राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड होता ही रहेगा, है ना, ठीक है। इधर से डेटर्स कन्वर्ट होंगे कैश में, मैं कुछ कैश जो है वो अपने क्रेडिटर्स को पे करूंगी, फिर उससे कुछ रॉ मटेरियल खरीद लूंगी, फिर उसके बाद सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहेगी, कंटिन्यूसली बिजनेस में चलती रहेगी। रजे, हम इस साइकिल को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब मैम आप हमें ये क्यों बता रहे हो? मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ राजे, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसमें कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो एक साइकिल में अराइज हुए और उसी साइकिल में कैश में रियलाइज भी हो गए। कुछ एसेट्स की बात कर रही हूँ अभी मैं, जैसे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल एक वर्किंग कैपिटल साइकिल में आया, और जब वही वाली वर्किंग कैपिटल साइकिल पूरी हुई तो कैश में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद फिनिश गुड्स, ये भी एक ऐसा एसेट है जो एक वर्किंग कैपिटल साइकिल में आया और उसी में कैश में रियलाइज हो गया। डेटर्स, ये भी एक ऐसा एसेट है जो एक वर्किंग कैपिटल साइकिल में आया और उसी में कैश में रियलाइज हो गया।
तो रजे वो एसेट जो एक ही वर्किंग कैपिटल साइकिल में अराइज होते हैं और उसी में कैश में रियलाइज हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं उन्हें। यानी कि मैम आप ये कहना चाहते हो कि रॉ मटेरियल, डेटर्स या फिनिश गुड्स जो है वो हमारे करंट एसेट है। राइट आंसर इज यस रजे, वो हमारे करंट एसेट्स हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात, अब कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा वर्किंग कैपिटल साइकिल्स में यूज हो रहे हैं, जैसे कि मशीनरी। मैं लेबर नहीं बोलूंगी क्योंकि वो तो एक्सपेंस हो जाएगा। मशीनरी, अब देखो रजे मैं आपको क्लासेस दे रही हूँ, ठीक है, मेरे मॉर्निंग के भी बैचेस चलते हैं, इवनिंग के भी बैचेस चलते हैं। लेट से सपोज करती हूँ मैं आप लोगों के साथ मिलके एक मॉर्निंग का बैच स्टार्ट करती हूँ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जब आप लोगों का बैच ये खत्म हो जाएगा तो मैं इस लैपटॉप को सेल कर दूंगी, बेच दूंगी या इसको फेंक दूंगी लैपटॉप को, ऐसा तो नहीं होगा। एक लैपटॉप जो है वो कितने सारे बैचेस में काम आता है। आपका बैच खत्म होगा, फिर और बैचेस आएंगे। जब तक ये लैपटॉप को मैं कंप्लीटली यूज नहीं कर लूंगी तब तक ये लैपटॉप मेरे साइकिल मेरी वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होगी? आप लोगों के बैचेस, है ना, ठीक है, तो क्या होगी? चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो रजे वो एसेट जो एक से ज्यादा वर्किंग कैपिटल साइकिल में यूज हो रहे हैं, जो एक से ज्यादा वर्किंग कैपिटल साइकिल में कैश में रियलाइज नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट्स। अब देखो यहां पर वो क्या कहते हैं, डेफिनेशन में आओ जरा। वो कहते हैं IS 1 says that an entity must classify an asset as current on the statement of financial position। एक एंटिटी जो है वो अपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट को करंट एसेट कब क्लासिफाई करेगी? इज रियलाइज्ड और कंज्यूम्ड। जैसे रॉ मटेरियल है ना, कंज्यूम हो गया एक ही वर्किंग कैपिटल साइकिल में, ड्यूरिंग द एंटिटीज नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल। ट्रेडिंग साइकिल मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल। एंड इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए ही रखा गया, या फिर वो ट्रेडिंग, देखो तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया, सेकंड क्राइटेरिया वो कहते हैं एंड इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, थर्ड क्राइटेरिया विल बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स। मैम ये विद इन 12 मंथ्स वाला क्राइटेरिया, रजे ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है ना, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस की ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स की होती है। दैट्स वाई हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जब हमारी एक वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो हम सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। देखो ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको जो अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना है वो 12 मंथ्स का फॉलो करना है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल 15 मंथ्स में पूरा करते हैं, तो उनका अकाउंटिंग पीरियड जो होगा वो 15 मंथ्स का होगा। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनका जो अपना जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 8 मंथ्स में कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनका जो अकाउंटिंग ईयर होगा वो 8 मंथ्स का होगा। अब 12 मंथ्स वाला क्राइटेरिया, रजन 90% बिजनेसेस के केस में ऑपरेटिंग साइकिल जो अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता है वो 12 मंथ्स का होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पर स्टैंडर्ड ने 12 मंथ्स का क्राइटेरिया जो है वो आपको दिया हुआ है। तो करंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ? विच आर आइदर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और इट इज रियलाइज्ड और कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल। थर्ड, और इट इज रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स। अगर तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, क्योंकि इन तीनों कंडीशंस के बीच में और है, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो पर्टिकुलर एसेट जो है वो करंट एसेट माना जाएगा। अब आप लोगों के डेफिनेशन में, आप लोगों के स्टैंडर्ड में करंट एसेट्स की डेफिनेशन दी गई है। अगर तो एक पर्टिकुलर एसेट इस तीनों क्राइटेरिया में से किसी भी एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर गया, तब तो वो क्या माना जाएगा? तब तो वो करंट एसेट माना जाएगा, वरना हम उसको क्या बोलेंगे रजे? वरना हम उसको बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, वरना हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट्स। ओके, अब रजे नेक्स्ट पार्ट आगे स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 सेज दैट एन एंटिटी मस्ट क्लासिफाई अ लायबिलिटी एज करंट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इफ
अगर वो सेम एसेट वाला क्राइटेरिया अगर वो सेटल हो रही है, अब जैसे मान लो मेरे ये एग्जांपल में जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था ऑपरेटिंग साइकिल का, इसमें हम कहें जो क्रेडिटर्स है वो क्या है, वो करंट लायबिलिटी है। क्यों, एक वर्किंग कैपिटल साइकिल में अराइज हुए और उसी में हमने क्या कर दिया, इसको पे ऑफ कर दिया। ठीक है, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 सेज दैट एन एंटिटी मस्ट क्लासिफाई अ लायबिलिटी एज करंट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इफ, अगर वो सेटल हो रही है ड्यूरिंग द नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल, इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए ही रखा हुआ है उसको, या इट इज सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। लेकिन लायबिलिटी के केस में देखो ये तीनों तो सेम थे ऑप्शन जो आप लोगों के वहां पर आ रहे थे, ठीक है, लेकिन रजे लायबिलिटी के केस में जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा सेपरेट है। एक कंडीशन और है कि आपके पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है, ध्यान देना मेरी वर्डिंग्स पे, आपके पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है जिससे कि आप लायबिलिटी की पेमेंट को डेफर कर सकते हो। डेफर करने का मतलब क्या होता है, डेफर करने का मतलब होता है कि आप 12 मंथ से आगे उसको ले जा सकते हो। द एंटिटी डज नॉट हैव द राइट, अब जैसे मान लो मेरे पास ऑप्शन है, एक मैंने लोन लिया, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको अगले 24 मंथ्स में पे कर सकती हूँ, तो आई हैव द राइट टू डेफर द पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के बाद भी, तब उस केस में वो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी नहीं कहलाएगी। द एंटिटी डज नॉट हैव द राइट एट द रिपोर्टिंग डेट टू डेफर द सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स। ठीक है, चलो तो ये हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का मीनिंग हो गया। अगेन यहां पर भी वही है कि अगर मान लो कोई लायबिलिटी इस क्राइटेरिया के अंडर फॉल नहीं करती है तो वो करंट की बजाय कौन सी लायबिलिटी होगी, फिर वो नॉन करंट लायबिलिटी होगी। बट हमेशा एक दिमाग में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के कि मैम हमारी ये बैलेंस शीट में जरूरत ही क्या है करंट और नॉन करंट को डिफर करने की। राजी जरूरत है, देखो मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में मैं आपको बैलेंस शीट दिखाकर बोलती हूँ कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करो ना, मतलब मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो ना, मुझे कैपिटल दो ना, चाहे लोन के थ्रू दो, डेट के थ्रू दो, चाहे इक्विटी के थ्रू दो। अगर डेट के थ्रू दोगे तो मैं उस पे इंटरेस्ट पे करूंगी और अगर इक्विटी के थ्रू दोगे तो उस पे मैं आपको डिविडेंड पे करूंगी। तो आप मुझे कहोगे दिखाओ मैम आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मैंने कहा ये मेरी बैलेंस शीट है। अब मैंने क्या किया, मैंने उस पे ऐसे ही लायबिलिटीज लिख दी। तो आप मुझे कहोगे कि मैम आप बताओ तो सही कि कौन सी लायबिलिटी कब ड्यू हो रही है, अगले आने वाले 12 मंथ्स में आपके पास कौन सी लायबिलिटीज हैं, या अगले आने वाले 12 मंथ से ज्यादा 2 साल में 3 साल में कौन सी लायबिलिटीज ड्यू हो रही है। तो दैट्स व्हाई राजे इसको बिटवीन करंट एंड नॉन करंट में क्लासिफाई करना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रजे अंडरस्टैंडिंग 1 की। तो देखो अंडरस्टैंडिंग 1 में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं माउस इज ए कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल चीज. It has recently developed a new range of cheese that at the year end requires a further 15 months to fully mature. तो कहते हैं कि माउस एक ऐसी कंपनी है जो चीज बनाती है और बेचती है। It has recently developed a new range of cheese that at the year end require 15 months to fully mature. Once matured, the cheese will be sold to retailers. The directors of Mouse believe that this new cheese should be classified as non-current asset क्योंकि 15 months है। Okay. Discuss whether the directors of the Mouse are correct or not. अब देखो हम लेते हैं IAS 1 का हेल्प। IAS 1 क्या कहता है, IAS 1 presentation of financial statement says that an asset should be classified as current अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने रखा हुआ है, मतलब हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। इट इज सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। माउस बिजनेस इज मॉडल इज टू मैन्युफैक्चर एंड सेल चीज, मतलब चीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ही है। ओके, इवन दो द एसेट विल नॉट रियलाइज इन 12 मंथ्स। देखो हमने करंट एसेट को
का जो मीनिंग पढ़ा था, करंट एसेट का जो मीनिंग पढ़ा था, उसमें हमने 3 क्राइटेरियाज पढ़े। कौन से? कि इट इज रियलाइज्ड और कंज्यूम्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, फर्स्ट। सेकंड हमने पढ़ा कि इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। थर्ड, इट इज रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि मैम इट इज हेल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, बट इट इज नॉट रियलाइजिंग इन 12 मंथ्स। ये 12 मंथ्स से ज्यादा 15 मंथ्स में रियलाइज हो रहा है। तो वो कहते हैं इट विल नॉट बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स ऑफ द रिपोर्टिंग डेट। द चीज शुड बी क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री एंड प्रेजेंटेड एज करंट एसेट। रजे एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ना, ये जो नेचर है, देखो मैंने यही बोला ना, 12 मंथ्स का क्राइटेरिया कहीं लिखा नहीं है। स्टैंडर्ड आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि आपका अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का ही होगा। यू कैन नॉट फॉलो अकाउंटिंग ईयर बियॉन्ड 12 मंथ्स और शॉर्टर देन 12 मंथ्स, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है ना। लेकिन वो तो जनरली 90% बिजनेसेस के केस में उनकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स में पूरी हो जाती है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, दैट्स वाई हम 12 मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं, है ना। तो रजे इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ये जो चीज है ये क्लासिफाई करना है एज एन इन्वेंट्री, एज एन करंट एसेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। चलो सो रजे ये कंडीशंस भी हमारी ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो है द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब इसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं IAS 1 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेफिनेशन। क्या? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब क्या हुआ? इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज आउटसाइड ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब जैसे आप लोगों ने अपना जो ACCA स्किल्स लेवल है, ठीक है, जिन्होंने ACCA स्किल्स लेवल पढ़ा हुआ है, उसमें F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एग्जाम में आपने पढ़ा होगा अपना नॉन करंट एसेट का स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉन करंट एसेट का स्टैंडर्ड पढ़ा होगा IAS 16। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम मान लो अपने एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो उस केस में रीवैल्यूएशन के वक्त जो भी प्रॉफिट होता है हम उसको रीवैल्यूएशन सरप्लस बोलते हैं, एंड दिस रीवैल्यूएशन सरप्लस विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ये कहां पर रिकॉग्नाइज होगा? ये स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉग्नाइज होगा। क्यों? क्योंकि दिस प्रॉफिट इज नॉट एक्चुअली रियलाइज्ड इन कैश, सो दैट्स वाई हम इसको P&L में इंक्लूड नहीं करते थे, हम इसको सेपरेट रखते थे। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी आपके स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग में भी जो SBR का एग्जाम है उसमें भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इन एसेट्स के बारे में। अब जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ प्रॉफिट्स कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे OCI में। तो रजे OCI में कुछ इनकम्स कुछ एक्सपेंस ऐसे आते हैं जो P&L में रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब क्या हुआ? देखो एक एंटिटी है, एक एंटिटी क्या करती है, वो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। कैसे बनाती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले वो रिपोर्ट करती है सेल्स, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करती है तो उसके पास क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस करती है तो वो क्या आ जाता है हमारा? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जब माइनस करती है तो आ जाता है हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। फिर हम इसमें से अगर अपना जो फाइनेंस कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस जिसको हम कहते हैं, वो अगर हम लोग माइनस कर दें तो आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये हमारी P&L की इनकम होगी। इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसमें सारे इनकम एक्सपेंस रिपोर्ट करते हैं, तो उसमें हमारा जो भी है प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। अब राजे अगर हम P&L के प्रॉफिट को प्लस P&L की इनकम को, मैं बोलूंगी, अगर हम लोग क्या करें P&L की इनकम को और जो हमारा OCI की इनकम है उसको ऐड कर दें,
तो क्या बन जाता है राजे, ये बन जाता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या बन जाता है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो यहां पर वही वो बोल रहे हैं, वो कहते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज द एंटिटीज प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एंड मतलब सम हुआ, है ना, ठीक है, ओके। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंक्लूजन इन ओसीआई। अब इसमें वो क्या कहते हैं, देखो, सॉरी, हाँ जी, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टेट्स दैट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वो कहते हैं जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है ना, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एंटिटी की परफॉर्मेंस का। अब समझो बात को रजे, दो वर्ड्स हम लोग अपने अकाउंटिंग में यूज करते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल पोजीशन, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फर्स्ट इज फाइनेंशियल पोजीशन एंड नेक्स्ट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन? पोजीशन का मतलब क्या हुआ? जैसे आप लोगों से मैं पूछती हूं कि आज की डेट में आप अपने करियर में कहां स्टैंड कर रहे हो, या आप अपने एकेडमिक्स में कहां स्टैंड कर रहे हो, तो आप मुझे बोलते हो कि मैम आज की डेट में आई हैव क्लियर्ड 9 पेपर्स ऑफ ACCA, या जो भी मैंने एग्जाम्शन लिया एंड ऑल दैट वगैरह, तो आई हैव क्लियर्ड 9 पेपर्स ऑफ ACCA प्लस आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, नाउ आई एम परसुइंग ACCA प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स। सो ये क्या है, ये आपकी आज की पोजीशन है ना, ठीक है। पोजीशन हमें कहां से पता लगती है रजे बिजनेस में? पोजीशन हमें पता लगती है बैलेंस शीट से। दैट्स व्हाई बैलेंस शीट का दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सेकंड थिंग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो मैंने आपसे पूछा हाउ वाज योर ACCA स्किल्स लेवल, कैसा गया आपका ACCA स्किल्स लेवल? आपने मुझे बोला कि मैम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जाम वाज क्वाइट गुड, I scored 70 plus in that exam, but my performance management exam, PM exam was not good because costing मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। That's why मैंने क्या किया, मैं उसमें मुश्किल से 55 ही स्कोर कर पाया, ठीक है। मैंने ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में 3 पेपर्स जो हैं ACCA स्किल्स के कवर किए ऑन एन एवरेज। मैंने कहा ओके ठीक है। सो व्हाट आर यू टेलिंग मी अबाउट योर परफॉर्मेंस, राइट? तो रजे परफॉर्मेंस की जब मैं बात करती हूँ तो वो मुझे कहाँ से पता लगती है? उसी तरह अगर मैं इसको बिजनेस से जोड़ के देखूं, तो अगर मैं इसको बिजनेस से जोड़ के देखूं तो आप मुझे क्या कहोगे कि मैम मेरे बिजनेस की सेल्स लास्ट ईयर इतनी थी, मैम मेरे बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल इतना है, मैम मेरे बिजनेस में एक्सपेंस इतना है। तो जब भी राजे आप बात करते हो किसकी, इनकम की, या आप बात करते हो एक्सपेंस की, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? परफॉर्मेंस की। तो राजे ये इनकम और एक्सपेंस कहां से होते हैं? P&L से। दैट्स वाई स्टैंडर्ड कह रहा है कि अगर एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी हो तो वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको पूरी होल एंड होल परफॉर्मेंस पता लग जाएगी एंटिटी की, ठीक है। वो कहते हैं व्हेन डेवलपिंग स्टैंडर्ड द बोर्ड नोट्स दैट इट माइट डिसाइड दैट सर्टेन इनकम और एक्सपेंस शुड बी प्रेजेंटेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बोर्ड मतलब जो हमारा ISSB है, पहले IASB हुआ करता था, नाउ इट इज चेंज टू ISSB। हम लोग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो आपका चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो राजे जो बोर्ड है सॉरी वो डिसाइड कर सकता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होंगे जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं होंगी बल्कि स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो होंगी। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इफ रिजल्टिंग फ्रॉम रीमेजरिंग एन आइटम टू करंट वैल्यू एंड इफ इंक्लूडिंग इन OCI मींस दैट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई हम वहां से उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड्स अ मोर फेथफुल प्रेजेंटेशन। तो अगर ये दो क्राइटेरियाज हैं तो हम उसको OCI में डाल सकते हैं। ओके ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला IS1
requires that OCI is classified into two groups as follows. OCI जो है वो टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा. आइटम्स दैट माइट बी रीक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब हम एक बार उन आइटम्स को OCI में शो कर देते हैं, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है, माइट मतलब हो सकता है इन फ्यूचर हम उसको P&L में ले जाए. जैसे फॉरेन एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस, कुछ कैश फ्लो हेजिंग का पार्ट, रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स. राजा ये तीनों आप जो आइटम्स हैं ये हो सकता है अभी आप लोगों को ना पता हो, क्योंकि ACCA स्किल्स लेवल में ये तीनों आइटम्स ही कवर नहीं होती हैं. तो हम लोग आगे जाके देखेंगे चैप्टर्स में कि ये क्या है. ठीक है. दूसरा जो हमारा पार्ट होगा, आइटम्स दैट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो वो आइटम्स जो कभी भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो नहीं होंगी, जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस, अभी जैसे मैंने आपको बताया IAS 16 में जो होता है, रीमेजरमेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. रीमेजरमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, अगेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर है. तो राजे ये कुछ आइटम्स हैं जो कभी भी रिक्लासिफाई नहीं होंगी P&L में, वो OCI में ही रहेंगे. ओके तो ये हमने समझा किसका मीनिंग, P&L का मीनिंग, OCI का मीनिंग. अब उसके बाद लास्ट वो क्या कहते हैं, लास्ट वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शुड बी रीक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस. व्हेन डूइंग सो रिजल्ट्स इन प्रॉफिट और लॉस प्रोवाइडिंग मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है कि अगर हम कुछ एक्सपेंसेस या इनकम्स जो हैं वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शुड बी रीक्लासिफाइड टू P&L, हमने OCI में रिप्रेजेंट किए थे, बट इन फ्यूचर हम उसको P&L में डाल रहे हैं. क्यों? क्योंकि अब वो ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एंड इट शुड बी हाईलाइटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Okay. However, when developing or amending an IFRS standard, the board may decide the reclassification is not appropriate. Board ये decide कर सकता है कि ये reclassification appropriate नहीं है. Okay. Next, IAS 1 requires an entity to disclose income tax relating to each component of OCI. Okay. हाँ जी. So हम क्या पढ़ रहे थे? IAS 1 just a minute. IAS 1 requires an entity to disclose income tax relating to each component of OCI. This may be achieved by either disclosing each component of OCI of net of any related tax effect. तो वो कहता है कि IAS 1 ये कहता है कि हमने डिस्क्लोजर देना है इनकम टैक्स रिलेटिंग टू OCI भी, मतलब OCI में जो भी आप आइटम्स शो कर रहे हो उसका इनकम टैक्स का इफेक्ट भी आपने डिस्क्लोजर देना है. कि अगर मान लो इन फ्यूचर रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारा एक्चुअली में प्रॉफिट होता तो कितना टैक्स इफेक्ट बनता. ठीक है. डिस्क्लोजिंग OCI बिफोर टैक्स रिलेटेड टैक्स इफेक्ट विद वन अमाउंट शोन सेपरेटली विद टैक्स इफेक्ट. तो एक अमाउंट आपको सेपरेटली टैक्स इफेक्ट्स के साथ शो करना पड़ेगा. एंटिटीज कैन प्रिपेयर, देखो चाहे वो दोनों स्टेटमेंट्स अलग कर लें, P&L अलग एंड OCI अलग, और चाहे तो वो दोनों बनाने, पहले P&L फिर OCI. ठीक है. तो मतलब हेडिंग जो होगी वो तो सेपरेट ही होगी. अब देखो यहाँ पर आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट. नेक्स्ट अदर ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग एक्सपेंस. राजे ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, वो सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस जो नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल में अगर होते हैं. ठीक है. उसके बाद यहां तक हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं. फाइनेंस कॉस्ट अगर हम इसमें माइनस कर दें, अदर इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दें, तो ये हमारा सारा क्या बन जाता है, ये हो गया हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और हमारा अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स मैंने ऐड कर दी, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया. इसके बाद अगर मैं इसमें से टैक्स एक्सपेंस माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है. नेक्स्ट उसके बाद हमारी स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो शुरू हो जाती है. अब राजे
आप लोग अभी थर्ड चैप्टर कर रहे हो, आपने ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नहीं पढ़ी हैं, बट आपके एसबीआर के सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैश फ्लो हेज या फिर रीमेजरमेंट ऑन डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान्स, ये सब क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये रजे आपका एक जर्नल फॉर्मेट रहता है, किसका, ये जर्नल फॉर्मेट रहता है P&L का और आपका OCI का। अब एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में रजे हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।